अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है? आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, बेसिकली जो हमारा लेक्चर 3 है उसमें हम लास्ट टाइम तक हमने आफ्टर विनिंग वॉर, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया था 1776 में, ठीक है, और आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन आया था 1776 में। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया, ठीक है, और 1781 में आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन आया। फेडरेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन के बाद टोटल 7 इयर्स के गैप के बाद यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन को लाने की क्या ज़रूरत थी? सवाल ये पैदा होता है ना, आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन आ गया था तो 1788 में 7 इयर्स के गैप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए क्यों आ गया? ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ना, वो वैलिड था वॉर के लिए, वैलिड फॉर वॉर। अच्छा, आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन जो था ना, उसमें ये था कि ये चाहते थे कि सेंटर जो है ना वो स्ट्रांग ना आए, वीक सेंटर हो। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि यार जिस तरह ब्रिटिश थे उसी तरह ये लोग ना कब्जा कर लें स्ट्रांग सेंटर ला के। और उनने कहा कि सारी जो स्टेट्स हैं ना, हर स्टेट के पास वीटो की पावर होगी, ठीक है, वीटो की पावर। और 2/3 मेजॉरिटी जो है ना, उनने कहा जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक कोई भी 2/3 मेजॉरिटी को एलिमिनेट ही उनने कर दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अब सवाल जो आएगा ना, जो मोस्टली एक्सपेक्टेड होता है कि वाई आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन was eliminated in 7 years and new constitution was brought। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। जो 7 इयर्स थे इसमें क्या हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला हमारा जो हम इधर मेंशन करेंगे, इन एप्ट लेजिस्लेशन। इनएप्ट लेजिस्लेशन ये होता है कि इनफेक्टिव कर सकते हो आप इसको, इनफेक्टिव, ठीक है। इनफेक्टिव किस तरह के? यार कोई उसमें ओपन एंडेड सी चीज़ें लिखी हुई थी, कोई डिटेल्स नहीं थी, कोई उसका सर पैर नहीं था, बस जिसका जो दिल चाह रहा था वो कर रहा था, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट था ना, नो सेंट्रल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं। सपोज चलो विद इन स्टेट तो मसले आप लोअर कोर्ट्स में हल कर रहे हो, स्टेट टू स्टेट कोई इशू आ जाता, कौन हल करता? ठीक है, इसका आप ये भी लिखा, टू रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन स्टेट, बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? नो सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज कोई ये नहीं पता था फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, नो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं आ रही थी, वरना ये होता है ना, सपोज अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो डायरेक्शन देते इस तरह करना है, उस तरह इधर कोई भी नहीं था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आपका आएगा ना, नो सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम।
कोई वो जो स्टेट चाहती थी अपने उसने कस्टम ड्यूटीज लगाई हुई थी, हर किसी के अपने लॉस थे, हर किसी के अपने टैक्स थे ज़मीन वगैरह के, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है नो सेंट नो सॉरी कॉल आ गई थी वो, नो सेंट्रल फोर्स। नो सेंट्रल फोर्स मतलब कि कोई लाइक एफआईए की तरह नहीं था, कोई आर्मी वगैरह नहीं थी। बस जब ज़रूरत पड़ती थी तो स्टेट्स एक दूसरे को कहते अच्छा तुम इतने बंदे भेज दो, तुम इतने बंदे भेज दो, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या था? नो सेंट्रल बैंक। स्टेट बैंक था ही नहीं। इंटरेस्ट रेट जिस तरह अभी पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 11% है, स्टेट बैंक बोरोइंग और लेंडिंग क्या सारी पॉलिसी वगैरह देता है। डॉलर को कंट्रोल करना होता है, स्टेट बैंक जो है वो फ्लोट करता है डॉलर। इधर कोई सीन ऐसा था ही नहीं, ठीक है। अब एक इधर क्यों अलग सा बनाए ना, इसमें लिखें, एक था पॉलिटिकल फिलोसफर का नाम था मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अच्छा, इसने क्या कहा था? इसने gave the concept of division of power। ये पॉलिटिकल फिलोसफर था, ठीक है। इसने डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट था लेजिस्लेचर, ठीक है। सेकंड था एग्जीक्यूटिव और थर्ड था जुडिशरी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, लाइक इधर ना सेंट्रल लेजिस्लेचर कोई था, ना कोई एग्जीक्यूटिव था, ना कोई जुडिशरी थी, ठीक है। अब हम ज़रा डिस्कस करेंगे बेसिकली इश्यूज किधर किधर जनरेट होना शुरू हुए। पहला इशू था 1787 में, ठीक है। इसे कहते हैं फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, इसमें सारी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, रोड आइलैंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, डिड नॉट। अच्छा, और इसलिए इसको कहते थे रोग आइलैंड, नॉन हैज रोग आइलैंड, कि यार ये हमारी बात नहीं सुनता, ठीक है। अच्छा, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में इन लोगों ने यार ये इश्यूज डिस्कस किए। इन्होंने कहा यार ये हमें 6 इश्यूज आ रहे हैं, तो हम इनको किस तरह काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बात कही। जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्या कहा? वॉशिंगटन, उसने कहा यार ये जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन है ना, ये है आर लाइक रोप ऑफ सैंड, कि ये हम स्टेट्स को जो है अलग कर देंगे, ये हमें उल्टा डिवीजन क्रिएट कर देंगे। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आर लाइक रोप ऑफ सैंड। रोप ऑफ सैंड मतलब कि ये हमें जोड़ के नहीं रख सकते, ये डिवीजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस दौरान मैं आपको बताता हूँ 2 इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन रखा, ठीक है। उस एक कहते हैं शेज रिपेलियन। शेज रिपेलियन क्या था? बेसिकली ना स्टेट्स थी, हर स्टेट के नीचे एक बैंक्स थे। बैंक्स ने लोन दिया, ठीक है, लोन दिया और इन लोगों ने कहा आप अपना प्लेज कर दो लैंड को। अच्छा, प्लेज लैंड ये हुआ कि स्टेट्स ने ना बैंक्स को बोला कि आप लोन दें और लोग अपना लैंड को गिरवी रखवाएंगे।
इन लोगों ने रख लिया। बैंक्स ने कहा जी अब हमने आपको पैसे दे दिए, इनने अपने लैंड जब वापस मांगे तो बैंक्स इनको दे नहीं रहे थे। शेख फार्मर था, उसने रिबेलियन शुरू कर दी, लोगों शोगों को इकट्ठा करके ना इन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी, ठीक है, स्टेट से। तो ये फिर किया कि स्टेट के पास अब कुछ सेंट्रल आर्मी तो नहीं थी। उन लोगों ने कहा कि अच्छा यार, एक स्टेट को रिक्वेस्ट की तुम अपने सोल्जर्स भेज दो, दूसरे को रिक्वेस्ट की तुम भेज दो, उन्होंने एंड में रिबेलियन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर इधर कोई सेंट्रल बैंक होता ना, सेंट्रल बैंक, तो वो इशू को फौरन कैटर कर लेता, ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक एड्रेस कर लेता है इस इशू को। तो उस वजह से इन लोगों ने कहा यार ये आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन जो है इससे कोई मामलात हमारे नहीं चल रहे। अब सीन ये हुआ कि 1620 से ना स्लेव्स इंपोर्ट हो रहे थे अमेरिका के अंदर। इंपोर्ट स्लेव्स, अफ्रीकन जो थे ना, स्लेव्स इंपोर्ट कर रहे थे। ये स्लेव्स क्यों इंपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि जो साउथर्न स्टेट थी ना, साउथ अमेरिका की, वो एग्रीकल्चर की स्टेट्स थी, उनको काम करने के लिए मजदूर वगैरह चाहिए थे, ठीक है। इस वजह से उनने इन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया स्लेव्स को। वेयर एज जो नॉर्थ था ना, वो था इंडस्ट्रियल, उधर इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई थी, वो स्लेव्स में इतना डिपेंडेंट नहीं थे। अच्छा, अब मैं इधर आपको यूएसए का मैप बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सपोज स्पेन है, स्पेन की कॉलोनी है, यहाँ पे लुजियाना है, ये ओरिजिनली 13 स्टेट्स हैं, ठीक है। और इधर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्थ आ गए, ठीक है, ये साउथ आ गए, ओके, नॉर्थ एंड साउथ आ गए। अब इधर जो था एग्रीकल्चर के लिए स्लेव्स बहुत आगे थे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल था, तो इस वजह से इनको स्लेव्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब इशू क्या, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट sorry, what was the difference between New Jersey plan and Virginia plan? ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है और हाउ वॉज इट एड्रेस्ड, ठीक है, हाउ वॉज इट एड्रेस्ड। अच्छा, इधर हम लिख लेते हैं नॉर्थ स्टेट्स का, इधर हम लिख लेते हैं साउथ स्टेट्स का, ठीक है, यूं आप लिख लो। अब ये थी, अब एक चीज याद रखना, जो प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ स्टेट्स था ना, ठीक है, नॉर्थ स्टेट का प्रेसिडेंट, ठीक है, वो जो थे वो न्यू जर्सी प्लान को फॉलो करते थे। और प्रेसिडेंट ऑफ साउथ जो होता था ना, वो वर्जीनिया प्लान को फॉलो करते होते थे, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा डिस्कस करेंगे वैसे कि नॉर्थ में क्या हो रहा था, साउथ में क्या हो रहा था। नॉर्थ में ये था, विलियम पीटरसन था बंदा, प्रेसिडेंट जो था, विलियम पीटरसन, ठीक है। साउथ में था एल्विन रैंडोल्फ, ओके। अच्छा, नॉर्थ में इंडस्ट्रियल था,
साउथ में एग्रीकल्चर था। ओके, नॉर्थ में जो था उनने कहा जी नॉन स्लेवरी, इधर स्लेवरी का कोई सीन ही नहीं है, इधर उनने कहा स्लेवरी है, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट ही थे स्लेवरी के ऊपर। ठीक है, साउथ जो था वो वर्जीनिया प्लान के ऊपर था, और साउथ जो था वो न्यू जर्सी प्लान के ऊपर था। ठीक है, अच्छा, अब न्यू जर्सी प्लान के और वर्जीनिया प्लान के अब हम ये डिस्कस करेंगे। न्यू जर्सी प्लान ये था कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी हमारी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इधर जो था स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लाइक वर्जीनिया प्लान में वो कह रहे थे कि बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग स्टेट्स चाहिए। ठीक है, इधर वो कह रहे थे हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल चाहिए। न्यू जर्सी में उन फेडरलिस्ट थे वो लोग। ठीक है, ये लोग एंटी फेडरलिस्ट थे, एंटी फेडरलिस्ट। ओके, थर्ड क्या है, ये लोग कह रहे थे जी हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नॉर्थ वाले कह रहे थे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि पॉपुलेशन के वाइज से नहीं हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें एरिया के हिसाब से चाहिए। ये लोग कह रहे थे वर्जीनिया वाले कि हमें पॉपुलेशन बेस्ड चाहिए, पॉपुलर सोवरेनिटी, लाइक पॉपुलेशन बेस्ड भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, पॉइंट 4 क्या बनता है हमारा, ये कह रहे थे यार प्रोपोर्शनल बजट चाहिए। प्रोपोर्शनल बजट क्या मतलब कि यार जो जितना कमाता है ना, ठीक है, उसको उतना मिलेगा। ये लोग कहते हैं वर्जीनिया प्लान वाले कि इक्वल बजट दो, कि भाई सारी स्टेट्स को इक्वली बजट आएगा। ओके, पांचवा क्या है, ये यूनिकैमरल है। ठीक है, ये बाई कैमरल है। ठीक है, फिर छठा पॉइंट क्या आता है, नॉर्थ कहता था वोट काउंट होगा। ठीक है, वोट काउंट सॉरी नहीं होगा। साउथ कहता था कि वोट काउंट होगा। अब ये मैं आपको बताता हूँ वोट काउंट बेसिकली है क्या। वोट काउंट ये होता है कि नंबर ऑफ लोग जो होते हैं ना, लाइक सपोज अब साउथ में ये था स्लेव ज्यादा थे, मतलब कि वोट काउंट होगा तो पर हेड के हिसाब से वो गिन रहे होंगे। अगर वोट काउंट जाहिर सी बात है स्लेव ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी साउथ की। ऑन दी अदर हैंड नॉर्थ ये कह रहा था कि यार वोट काउंट ना करो ना, एक कोटा सिस्टम टाइप सा कर लो। ठीक है, उन लोगों ने इस ये अब उनके काइंड ऑफ डेड लॉक आ गया इधर। ठीक है, इन सारी 6 की 6 बातों में, न्यू जर्सी प्लान और वर्जीनिया प्लान में। इसमें ये हुआ, एक आया, उसे कहते हैं कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज। कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज, किसी को आइडिया है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज है क्या? मैं आपको बताता हूँ कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में क्या हुआ। कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में ये हुआ, ठीक है, इन लोगों ने कहा कि यार बाय कैमरल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट बाय कैमरल। ठीक है, मतलब कि अपर हाउस होगा एक, जो सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस होगा। ठीक है, अच्छा, सेनेट में ये होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, लोअर हाउस में पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, उसमें पॉपुलेशन के बेस में होता है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इधर पॉपुलेशन बेस्ड होती है। ओके, अच्छा, अब ये मैं आपको बेसिकली एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आप ये लिखो कि अलास्का है ना, अलास्का की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक सीट है, ठीक है। कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 55 सीट्स है, ये पॉपुलेशन के बेस्ड में। लेकिन जब ये सेनेट में आते हैं दोनों के पास 2-2 सीट्स हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अंडरस्टूड। पहला इनका पॉइंट था बाई कैमरल, दूसरा पॉइंट इनका ये था 3/5 कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। 3/5 कॉम्प्रोमाइज क्या था? अब लाइक जाहिर सी बात है साउथ को भी नुकसान हो रहा था अगर वोट काउंट के ऊपर नहीं। 3/5 कॉम्प्रोमाइज में उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी 5 स्लेव्स को हम 3 वोट्स काउंट करेंगे, ठीक है। ये था 3/5 कॉम्प्रोमाइज। और ये जो था ना कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज, इसमें ये था कि उन्होंने कहा कि ये इन्फोर्स तब होगा जब 9 स्टेट्स, ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स एग्री करेंगी इसके ऊपर, और उन लोगों ने एग्री किया 1788 में, ठीक है। एक और चीज़ भी थी इसके अंदर, एक एडिशनल आप इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें यह था कि कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज ने कहा हर 10 ईयर्स बाद सेंसस होगा। सेंसस मतलब कि पॉपुलेशन को काउंट करेंगी, ठीक है। और उन लोगों ने कहा कि पॉपुलेशन के हिसाब से टैक्सेस लगा करेंगे लोगों के ऊपर, टैक्सेस डायरेक्ट, ठीक है। और दूसरा उन लोगों ने ये कहा कि रिप्रेजेंटेशन भी पॉपुलेशन के हिसाब से होगी, ओके। अच्छा, अब जब टैक्सेस की बारी आती साउथ कहता है कि स्लेव्स को नहीं काउंट करना, जब रिप्रेजेंटेशन की बारी आती तो साउथ कहता स्लेव्स को काउंट करना। फिर उन लोगों ने ये वाला मेथड दिया, ठीक है। तो इसमें उन लोगों की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गई। इसी कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज की वजह से थॉमस जेफरसन भी अपना इलेक्शन जीता था, वरना वो हार रहा था, ठीक है।